गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू एसएफ एजुकेशन करंट अफेयर थ्रू एमसीक्यूज की सीरीज़ में आज हम 1 सितंबर पे पहुंच गए हैं और आज की इस करंट अफेयर की सीरीज़ में हम द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ कि 7 से 7:30 बजे के करीब करीब पहुँचा दूँ आपके पास वीडियो। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, 1-2 दिन में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है, मार्किंग स्कीम के पे देख लेते हैं। मार्किंग स्कीम में ये है कि जैसे जो पुराने जो हमारे सब्सक्राइबर है जो जुड़े हैं उनको तो पता है कि 10 में से 6 क्वेश्चन को करेक्ट करना पड़ता है। उसमें क्या रहता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ आप यहाँ से जाते हैं और जब आप किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो जब 10 में से 6 क्वेश्चन की आपकी हैबिट रहती है एक कि आपने अच्छे तरीके से उसका एनालिसिस सुन के उन आंसरों को पढ़ा है, तो वहाँ पर क्या रहता है कि प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है एग्ज़ाम को क्रैक करने की। ठीक है, और 10 में से 6 मतलब 6 में से आपके कम भी आते हैं तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को अभी रिवाइज़ कर लीजिएगा जिन्होंने अभी जिनके 10 में से 6 से कम आए हैं, और आफ्टर 24 आवर्स एवरीबडी शुड रिवाइज द ऑल द करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सभी को रिवाइज करना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शेड्यूल कास्ट इन इंडिया। ठीक है, तो अभी रिसेंटली बात चल रही है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी क्या कर देना चाहिए, जो ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है उसको लाना है। तो इसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जज की जो बेंच 2004 की, ठीक है, उसमें कुछ प्रोविज़न किए हैं, उसी के रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन हमने बनाया। चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर उसके बाद हम अच्छे तरीके से एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर may by public notification specify the caste or group within caste deemed to be scheduled caste for a state। ठीक है, कि जो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करने के बाद गवर्नर के साथ पब्लिक नोटिफिकेशन जो होती है उसको स्पेसिफाई कर देता है कास्ट और ग्रुप्स के लिए जो कास्ट समझी जाती हैं शेड्यूल कास्ट और स्टेट के अंदर। ठीक है, तो ये बता रहा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एनी कास्ट और ग्रुप विद इन एनी कास्ट, कि पार्लियामेंट के पास वो राइट होता है चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो या फिर अदर कोई कास्ट हो, उसके अंदर से जो कास्ट की सब कैटेगरीज होती हैं उसको एक्सक्लूड भी कर सकती हैं और इंक्लूड भी कर सकती हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो दिया कि प्रेसिडेंट कंसल्टेशन करता है गवर्नर के साथ और उसके बाद जो पब्लिक नोटिफिकेशन होती है उसको स्पेसिफाई किया जाता है कास्ट और ग्रुप्स के लिए जो भी कास्ट के अंदर शेड्यूल कास्ट जो स्टेट के अंदर होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंदर जो वर्क करता है वो प्रेसिडेंट ही कंसल्टेशन करता है गवर्नर के साथ। सेकंड है कि पार्लियामेंट के पास ऐसा कोई राइट है जिसमें वो इंक्लूड एक्सक्लूड कर सके कास्ट की सब कैटेगरीज को शेड्यूल कास्ट के अंदर, बिल्कुल पार्लियामेंट के पास ये राइट है। ठीक है, याद रखना है अगर वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव आपकी और भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ देता है तो वहाँ पे वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो बोथ आंसर आपके 1 और 2 करेक्ट है, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ और भी चीज़ इसके बारे में देख लेते हैं। जो आर्टिकल 341 है, ठीक है, आर्टिकल 341 ये याद रखना है। आर्टिकल 341 क्या करता है, पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो क्या कर सके, चाहे स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरी हो। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपकी कास्ट है उसके अंदर क्या कर सके, वो सब कैटेगरीज को ऐड कर सके। ठीक है, ये याद रखना। आर्टिकल 341 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और आर्टिकल 342 ये आपका एसटी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो आपका नेशनल शेड्यूल कास्ट ट्राइब, ठीक है, इसको कब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके डाला गया था। ठीक है, वीडियो के कमेंट में बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च इनिशिएटिव एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है, तो ये इनिशिएटिव किसका है? ठीक है, ये बताना, मतलब इस इनिशिएटिव के ऊपर 2 स्टेटमेंट है, बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विथ FAO रीजनल ऑफिस फॉर एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, कि ये नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है जिसमें कोलैबोरेशन किया है FAO के साथ, जिसका रीजनल ऑफिस एशिया और पैसिफिक दोनों के लिए होगा। सेकंड है, द प्लेटफॉर्म यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट इंडियन फार्मर्स विद फूड प्रोसेसिंग कंपनीज, ट्रेडर्स एंड होलसेलर्स इन द UAE। कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिसमें इंडियन फार्मर को कनेक्ट किया जाएगा फूड प्रोसेसिंग कंपनीज और जो ट्रेडर्स हैं, होलसेलर्स हैं UAE के। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए आई होप आपने आंसर इसका
सोच लिया होगा। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या इसको नीति आयोग ने एफओ के साथ कोलैबोरेशन करके लॉन्च किया है। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सेकंड स्टेटमेंट जो दिया है कि क्या ये जो प्लेटफॉर्म इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा जिसमें इंडियन फार्मर को कनेक्ट किया जाएगा यूएई के जो ट्रेडर्स और होलसेलर्स हैं। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि यूएई के साथ ही इसको कनेक्ट किया जाएगा। यूएई में एक दुबई की कंपनी है, उसके साथ क्या किया जाएगा, कोलैबोरेशन किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होने के कारण जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट है, इसलिए बी आंसर विल बी राइट, ठीक है। देख लेते हैं कि किसके कोलैबोरेशन किया जाएगा। तो दुबई की जो मल्टी कमोडिटी सेंटर है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया दुबई की कंपनी है, तो दुबई की जो मल्टी कमोडिटी सेंटर है जिसको डीएमसीसी कहते हैं, उसमें फ्री जोन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा एक एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। आप अपनी आंसर राइटिंग में जब किसी इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के बारे में लिखेंगे जो अभी रिसेंटली लिया गया है किसी अनदर कंट्री के साथ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया जा रहा है जिसमें मिलियंस ऑफ रूरल इंडियन फार्मर्स को यूएई की फूड इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट किया जाएगा, याद रखिएगा। और इस पोर्टल को जॉइंटली डेवलप किया गया है क्रॉप डेटा टेक्नोलॉजी के साथ और इंडियन कंपनी जो एड्स करेगी मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो जो एड्स प्रोवाइड किया जाएगा मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स के लिए, ठीक है, इसके साथ। तो लिख सकते हैं आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और इसके अंदर जो इनिशियली ऑफर किया जाएगा जो सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, ऑयल सीड्स है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, स्पाइसेस है और जो कॉन्डिमेंट्स है, तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना। तो छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, इसके ऊपर दो स्टेटमेंट बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इट एम्स टू प्रोवाइड रैपिड कोविड-19 टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, कि इसके अंदर मतलब इसका जो एम है ये कोविड-19 की जो टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करना है। सेकंड है ये जो स्कीम है, स्कीम विल बेनिफिट परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ इन ऑल कंटोनमेंट बोर्ड्स, ठीक है, कि इस स्कीम में उन सभी को बेनिफिट दिया जाएगा चाहे वो परमानेंट हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, जिस कंटोनमेंट बोर्ड को इसमें शामिल किया गया है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसमें ऐसे ही कोई कोविड टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में इसका एम बताया गया है। देखिए ये इसमें गलत है। ये एक आपकी एलआईसी की जीवन बीमा स्कीम है, ठीक है, जीवन बीमा स्कीम है। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं, ठीक है, जो भी पुलिस वॉरियर्स हैं और जो भी हॉस्पिटल्स में वर्क करते हैं, जो भी कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड-19 टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और टू प्रोटेक्ट सोसाइटी, उनको क्या किया जाएगा, उनको इसके अंदर एलआईसी के अंदर जीवन बीमा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि टेस्टिंग और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ दी जाएगी, तो पहली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें कोई बेनिफिट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ सभी को फ़ायदा दिया जाएगा कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होने के कारण आपका आंसर हो जाएगा बी। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये एक देखिए जो मैंने बताया छावनी कोविड योद्धा संरक्षण योजना, ये ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एलआईसी इसको इंप्लीमेंट करेगी, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अंदर 10,000 एम्प्लॉयज़ को शामिल किया गया और 62 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर 5 लाख रुपए तक का अगर कोई भी फेटल कैलेमिटी होती है, मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना होती है इनके साथ, तो इनको 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्टली मैच। तो ये सारी चीज़ें अभी न्यूज़ में थी, तो बताना इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है एटिकोपा टॉयज़, क्या ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। सेकंड है कडामल हल्दी, क्या ये उड़ीसा से रिलेट करती है। एंड थर्ड है चन्ना पटाना टॉयज़, क्या ये बिहार से रिलेट करता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। सबसे पहले एटिकोपा टॉयज़, क्या ये आंध्र प्रदेश से रिलेट करता है। देखिए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, और इसको जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर कंदमल हल्दी, ये उड़ीसा से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। जो उड़ीसा वाले जो उड़ीसा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो इन सभी चीज़ों को याद ही रखिएगा। तो जो आपकी कंदमल हल्दी है ये उड़ीसा से रिलेट करती है, ठीक है। फिर चन्ना पटाना टॉयज़, क्या ये बिहार से रिलेट करता है। देखिए ये गलत है, ये आपका कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका से रिलेट करता है, बिहार से रिलेट नहीं करता है। तो 1 एंड 2 सही है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसके बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं। देखिए कर्नाटका से रिलेट करता है जिसको जीआई टैग का दर्जा दे दिया गया, ठीक है, यही इसके बारे में इंपॉर्टेंट था। और ये जो पर्टिकुलरली वुडन टॉयज़ होते हैं जिसमें डॉल्स बनाई जाती हैं और ये मैन्युफैक्चर की जाती है, इसका जो मेन टाउन है वो आपका चन्ना पटाना है, ठीक है, जो
रमन गंगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के अंदर आता है, ठीक है। जीआई टैग मिल गया, तो याद रखिएगा जीआई टैग काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड्स आर करेक्टली मैच टू देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीज। तो वेटलैंड्स अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ पे हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन से वेटलैंड करेक्टली मैच्ड हैं। फर्स्ट है पंतनल, क्या ये ब्राज़ील से रिलेट करता है। सेकंड है लैलिनोस, क्या ये वेनेजुला से रिलेट करता है। थर्ड है सर्ड, क्या ये अर्जेंटीना से रिलेट करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। चलिए देख लेते हैं, आई होप आपने इसका आंसर सही मैच किया होगा। चलिए फर्स्ट है पंतनल, क्या है ब्राज़ील से लोकेट करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है लैलिनोस, क्या है वेनेजुला से रिलेट करता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सर्ड, क्या ये अर्जेंटीना से रिलेट करता है, देखिए ये गलत है। सर्ड इज़ रिलेटेड टू साउथ सूडान, ठीक है, ये आपका साउथ सूडान वहाँ से रिलेट करता है, ठीक है। तो तीसरी इसमें गलत होने के कारण 1 and 2 करेक्ट है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसकी लोकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा सर्ट की, तो ये एक सेकेंड, ये देखिए ये है आपका सूडान, और 2011 में साउथ सूडान को क्या कर दिया गया था, सूडान से अलग कर दिया गया था। तो ये साउथ सूडान है, साउथ सूडान के अंदर यहाँ पे इसका वेटलैंड फॉल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर दो स्टेटमेंट बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर फाउंड इन डिफरेंट एनिमल्स इंक्लूडिंग चिकन्स, पिग्स, हॉर्सेस एंड व्हील्स। तो जो इन्फ्लुएंजा ए वायरस है ये डिफरेंट एनिमल्स में मिलता है, जो चिकन्स होते हैं, पिग्स होते हैं, हॉर्सेस और जो व्हेल्स होते हैं, इन सभी में। सेकेंड है इन्फ्लुएंजा डी वायरस प्राइमरली अफेक्ट कैटल एंड आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट और कॉज इलनेस इन पीपल, ठीक है। जो इन्फ्लुएंजा डी वायरस होता है ये जो प्राइमरली अफेक्ट करता है जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, ठीक है हमारे, और ये जिसको मेनली जो जाना जाता है ये इन्फेक्ट करता है, जो इसका कॉज होता है ये इलनेस इन पीपल, ठीक है। पीपल्स के अंदर जो इलनेस कमजोरी डाल देता है उसके कारण ये क्रिएट होता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी 1 and 2 एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। राइट आंसर क्या है। सबसे पहले इन्फ्लुएंजा ए वायरस, क्या ये डिफरेंट एनिमल्स और जो चिकन्स, पिग्स, हॉर्स, इन सभी में हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल करेक्ट है, इन सभी के में ये वायरस हो सकता है। सेकंड है इन्फ्लुएंजा डी वायरस, ये प्राइमरली अफेक्ट करता है कैटल्स को, और ये आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट और कॉज इलनेस इन पीपल, ठीक है, जिसका अभी तक कोई कॉज इलनेस और पीपल के अंदर नहीं देखा गया है, ठीक है। ऐसा कुछ कहा जाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि आर नॉट नोन, अभी तक ऐसा नहीं जाना जाता है कि टू इन्फेक्ट और कॉज, ठीक है, इसने इन्फेक्ट किया जिसका कारण है इलनेस इन पीपल। तो पीपल के कारण ऐसा कोई कारण नहीं है कि पीपल के होने के बाद ही ये लोगों मतलब अलग अलग एनिमल्स में होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी ये भी करेक्ट हो जाती है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस, 4 प्रकार के इन्फ्लुएंजा वायरस होते हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है। जो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा होता है वो ए और बी होता है, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, इन्फ्लुएंजा जो डी होता है, ठीक है, तो जो इन्फ्लुएंजा डी होता है ये आपका ह्यूमन में नहीं पाया जाता, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है कि आर नॉट इन्फेक्ट, नॉट लिखा है इसलिए स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर यहाँ लिखा होता कि आर इन्फेक्टेड इलनेस इन पीपल तो ये गलत हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है स्टेटमेंट को। तो ह्यूमन इन्फ्लुएंजा ए और बी वायरस कॉज सीजनल एपिडेमिक्स ऑफ डिसीज नोन एज फ्लू सीजनल ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ठीक है, हर साल ऐसे देखे जाते हैं। जो इन्फ्लुएंजा ए होता है ये वायरस ऑल्सो फाउंड इन मैनली डिफरेंट एनिमल्स में पाया जाता है, डक्स, चिकन्स, पिग्स, व्हेल्स, हॉर्सेस, सील्स, इन सभी में ये पाया जाता है, ठीक है। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो प्रोटीन्स होते हैं सरफेस में जो वायरस के कॉज होते हैं, ये है आपका हेमोग्लोटिन, जिसको हेमोग्लोटिन H कहा जाता है, और जो N होता है जिसको न्यूरामाइंडिस कहा जाता है, इसलिए अधिकतम आपने देखा इसको HN लिखा रहता है, ठीक है, HN, इसलिए इस नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इन्फ्लुएंजा डी वायरस ये प्राइमरली अफेक्ट करता है कैटल को एंड आर नॉट नोन टू इन्फेक्ट और कॉज इलनेस इन पीपल, ठीक है, इलनेस पीपल को नहीं करता है। और 2009 में जो कैलेमिटीज़ हुई थी, ठीक है, जिसमें H1N1 जो वायरस था ये काफ़ी ज़्यादा इसने काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन किया था, तो ये उस समय काफ़ी न्यूज़ में था, और इस समय भी थोड़ा थोड़ा इसके चांसेस दिख रहे हैं चाइना के अंदर, इसलिए न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, याद रखिएगा। ये एक चार्ट है, इस चार्ट को भी आप रख लीजिएगा, क्या इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा वीडियो, ताकि आपको हेल्पफुल होगा, बार बार इसको याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया
ऑफ बिजनेस रेगुलेशन आर कवर्ड इन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट निकालता है उसमें कौन कौन से क्राइटेरिया को वो शामिल करता है। फर्स्ट है गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर एंड थर्ड है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन सभी ऑप्शंस में से? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश किया था, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये आपका वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ये पब्लिश करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। अब इसके अंदर इसके कभी कभी इसके अंदर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये भी पूछा जाता है, तो इसके अंदर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर और रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, इन तीनों को शामिल किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कुछ और भी इसके बारे में जो कवर रेगुलेशन पॉइंट देख लेते हैं, इसको 12 बिजनेस रेगुलेशन है इसके अंदर। ठीक है, जिसके अंदर गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, रजिस्ट्रेटिंग प्रॉपर्टी, गेटिंग क्रेडिट, प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, पेइंग टैक्सेस, ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी। तो ये सभी चीज़ों को तैयार किया जाता है, फिर इनकी रैंकिंग तैयार की जाती है। रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि अभी वर्ल्ड बैंक ने इसकी रैंकिंग तैयार करने के लिए थोड़ा सा समय लिया, मतलब पॉज कर दिया, इसकी रैंकिंग को अभी नहीं भेजा है, तो इसलिए थोड़ा समय ले रहा है। कुछ समय के बाद इसकी रैंकिंग मिल जाएगी, इसलिए हमने इसको बनाया था। ठीक है, इसको न्यूज़ में था। अब इंपॉर्टेंट ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि 2019 में जो इंडिया की रैंक थी, ये आपको याद रखना है, ये इंडिया की रैंक 63rd थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे 63rd के पहले इंडिया की रैंक क्या थी, और होप आपको याद होगा। ठीक है, और हम डेली इसमें काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमारा फॉल नहीं, इतना मैं आपको बता देता हूँ। मतलब इससे तो इंडिया की रैंक लास्ट 63rd 2018 में ज़्यादा ही थी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितनी रैंक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइजेस आर करेक्टली मैच इन द पार्टिसिपेंट कंट्री। तो मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सी करेक्टली मैच है? फर्स्ट है मित्र शक्ति, क्या है श्रीलंका से रिलेट करती है। सेकंड है कोबरा गोल्ड, क्या है थाईलैंड से रिलेट करती है। एंड कावकास्ट 2020, क्या है रशिया से रिलेट करती है। तो कौन सी इसमें करेक्ट है? ऑप्शन ए 1 एंड 2, ऑप्शन बी 2 एंड 3, ऑप्शन सी 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है। देखिए मित्र शक्ति ये इंडिया और श्रीलंका के बीच रिलेट करती है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कोबरा गोल्ड ये थाईलैंड और इंडिया के बीच रिलेट करती है, ये भी करेक्ट है। एंड कावकाश रशिया और इंडिया के बीच रिलेट करती है। तीनों इसमें करेक्ट करने होने के कारण जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, जो कावकाश 2020 है ये इसको कॉकेसस 2020 भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना एक और नया नाम है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कोविड-19 कारण इंडिया ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया, इसलिए ये न्यूज़ में था, इसलिए हमने इसको बनाया है, जिसको सितंबर में किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिशेस द ग्लोबल फंड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो अभी किस इंस्टीट्यूशन ने ग्लोबल फंड सिक्योरिटी इंडेक्स को पब्लिश करता है, ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट है ऑप्शन ए द इकोनॉमिस्ट, ऑप्शन बी FAO जिसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ऑप्शन डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए द इकोनॉमिस्ट के द्वारा ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को पब्लिश किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आप याद रखना। इसमें जो कंसिडर किया जाता है कोर इशूज़ जो होते हैं, इसमें अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी अक्रॉस सेट ऑफ 113 कंट्रीज़ के अंदर इसको देखा गया है। ठीक है, याद रखना कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और ये इसके अंदर ये मेजर किए जाते हैं। और इंडिया की जो रैंक है इसमें 72 आई है 130 कंट्रीज़ में जब इसको तैयार किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इसका चार्ट है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द कंट्री विच हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इट्स एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर। तो अभी किस कंट्री ने एरो 2 नाम का बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर को सक्सेसफुली डिफेंस सिस्टम में लॉन्च किया है। ठीक है, मतलब उसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। तो कौन सी कंट्री है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी चाइना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या है इसका। जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है। तो अभी रिसेंटली इजराइल ने एरो 2 नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है, इसका क्या किया, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से जो आपका IR का कॉन्सेप्ट है उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स
ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पसंद भी ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक करिएगा, मैं ये नहीं कहूँगा डिसलाइक मत करिए, और कमेंट में अपने आंसर जरूर लिख दीजिएगा, जितना भी आपका स्कोर आया हो, चाहे वो 6 से कम आया हो 6 से ज़्यादा आया हो, ठीक है। और 24 आवर्स में हर एक को रिवाइज़ करना है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछेगा उन सभी के आंसर कॉमेंट में ज़रूर देना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।